ये बताएंगे बर्निंग फूड और कुकिंग फूड में अंतर क्या है? भाई कुकिंग फूड तो मतलब खाना बना रहे हैं सर वो बर्निंग फूड है। बर्निंग फूड है सही है। चलिए तो कुकिंग फूड कुकिंग फूड एंड बर्निंग वुड। अच्छा तो अब आप ये बताइए कि दोनों में अंतर क्या है? अंतर बताओ ना दोनों में क्या है? कुकिंग फूड में और बर्निंग वुड में दोनों में अंतर नहीं? चलिए देखिए जब हम फूड कुक करते हैं तो फूड कुक करेंगे तो हम कोई भी दो चीज़ें अगर हमने मिक्स करी और मिक्स करके हम उसमें उसको हीट प्रोवाइड करा रहे हैं तो हीट हमको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 ये दोनों ही जो है इन दोनों में मेरे को हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी पहली चीज़। अच्छा बर्निंग वुड जो है बर्निंग वुड का मतलब क्या है कि लकड़ी को जला रहे हैं तब भी हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है तो दोनों में ये चीज़ हो गई कि हीट तो मेरे को दोनों में ही प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो जब मैं ये देखूंगा कि कुकिंग फूड है तो कुकिंग फूड हो सकता है इक्वेशन 1 और बर्निंग वुड इक्वेशन नंबर 2 ये नहीं हो सकता। हम ये कहेंगे कि वुड को जब हमने हीट करा है तो वुड को हीट करने के साथ जब उसको हीट करेंगे तभी तो वो जलेगी। तो पेपर तुम्हारा भी रह गया। तो जब उसको हीट करेंगे तभी तो वो जलेगी। ठीक है और जब वो जलेगी तो जलने के बाद भी तो हीट प्रोड्यूस करती है। तो हम ये कहेंगे कि भाई बर्निंग वुड जो है ना बर्निंग वुड में ये वाली चीज़ ज़रूर आएगी। समझ गए? बर्निंग वुड में ये वाली चीज़ ज़रूर आएगी। मैं लकड़ी को जला रहा हूँ तो लकड़ी को जब मैं जला रहा हूँ तो मेरे को कुछ तो हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। लकड़ी ऐसी थोड़ी जल जाएगी। ठीक है तो उसको हीट मेरे को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो W+X ये कुछ भी हो सकता है। हमने दो अलग अलग तरीके की वुड जलाई है। ठीक है तो दोनों में मिक्स कर दिया और दोनों को हीट हमने प्रोवाइड कराई तो उसने जलना शुरू करा। जलने के साथ जब वुड जलती है तो जलने के साथ साथ भी तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी। ये समझ गए? अच्छा अब हम ये कह रहे हैं कि कुकिंग फूड तो जब हम फूड को कुक करने की बात कर रहे हैं तो फूड को कुक करने के बाद में हम ये कहेंगे कि खाना बन गया है और उसके बाद वो हीट नहीं प्रोड्यूस करना। ठीक है वो खाना हमने बना लिया। हाँ फूड बनाते टाइम जरूर हमको हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो हीट है इसका मतलब क्या है? ये जब भी कभी एरो के ऊपर हीट लिखा रहता है और हम किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं रिएक्टेंट्स को मैं हीटअप कर रहा हूँ। जब भी कभी मेरे को किसी भी रिएक्टेंट को हीटअप करना पड़ता है तो जैसे दो चीज़ें हमने मिक्स करी तो ज़्यादातर जो हमारे रिएक्शंस हैं उसमें हम क्या करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर डालकर टेस्ट ट्यूब को गर्म करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए क्या करा जाता है या तो एरो के ऊपर हीट लिख दीजिए या एरो के ऊपर ऐसे ट्रायंगल साइन बना दीजिए। ये भी हीट का ही सिंबल है। ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे खाना बनाना हो चाहे लकड़ी को जलाना हो चाहे दोनों ही चीज़ में आपको हीट ज़रूर प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये तो बर्निंग वुड हो गया क्योंकि लकड़ी जलाएंगे तो वो हीट जलती हुई लकड़ी जो है वो हीट जरूर प्रोड्यूस करेगी। ठीक है अच्छा और जब हम खाना बनाएंगे तो खाना बनाने के लिए मेरे को हीट की ज़रूरत पड़ेगी। खाना बनने के बाद ऐसा नहीं है कि वो आसपास हीट प्रोड्यूस कर रहा है कि बना हुआ खाना मैं उसके आसपास बैठ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हीट प्रोड्यूस कर रहा है। समझ गए? ये तो नहीं है ये वाला चलेगा फिर इसमें। ठीक तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन डी भी चलेगा इसमें। क्या करा था डी कर रखा है तुमने डी भी डी और कौन सा है? हाँ जी क्वेश्चन नोट करिएगा। कॉन्केव लेंस ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें आवाज़ आ रही है? लवनीश आकृत प्रियांशी ठीक है क्वेश्चन नोट करिएगा। कौन सी वाली? बर्निंग ऑफ फूड एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। हाँ हीट चाहिए हीट चाहिए वाले को उसको एक्सोथर्मिक नहीं बोलेंगे उसको तो एंडोथर्मिक बोलेंगे क्योंकि हीट चाहिए वो एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ जब लकड़ी जल रही है तो वो हीट प्रोड्यूस में कर रही है तो वो एक्सोथर्मिक भी है। ठीक है ना? ये सभी को समझ में आ गया ना? बता दीजिए। अच्छा उसके बाद देखिए अब कॉन्केव लेंसेज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर concave lens has focal length
ठीक है, फर्स्ट टर्म एग्जाम में आया था, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। फुल स्टॉप। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस at what distance from the lens a 5 centimeter tall object be placed, a 5 centimeter tall object be placed so that it forms an image at an image at 15 centimeter from the lens. Also calculate the size of the image formed. Also calculate the size of the image formed. कॉन्केव लेंसेज फोकल लेंथ, हमें ये मालूम है कि कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉन्केव लेंस हो या कॉन्केव मिरर हो, दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस का मतलब क्या है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव रहेगा। एज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। सही है। At what distance from the lens a 5 centimeter tall object be placed? ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर टॉल है। ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं हमेशा h1 बोलता हूँ, और ऑब्जेक्ट को तो हमेशा सीधा रखा जाता है ना। ऑब्जेक्ट को सीधा रखते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जिस चीज़ को भी सीधा रखेंगे उसकी हाइट पॉजिटिव, जिसको उल्टा रखेंगे उसकी हाइट नेगेटिव। तो h1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, जो हमने रूल्स याद करे हैं ना, उनसे एक चीज़ याद रखना, कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के कितने रूल्स थे, कितने केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के? 2 केसेस थे। दोनों ही केसेस में इमेज कैसी बन रही थी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो एक चीज़ हमको ये समझ में आनी चाहिए कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट जब इमेज बनेगी तो वो कहाँ बनती है? सेम साइड पर बनती है। तो हमारा जो v आएगा ना, यानी कि इमेज डिस्टेंस, वो भी नेगेटिव ही आएगा। u तो हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं। u नेगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे लेंस रखा हुआ है यहाँ, कॉन्केव लेंस यही है, तो जैसे लेंस रखा हुआ है तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में ही रखते हैं, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से जब किसी चीज़ को हम मेजर करेंगे लेफ्ट की तरफ तो वो नेगेटिव आएगी, राइट की तरफ मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी, ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो नेगेटिव। ऐसा होता है। तो अब जरा देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो इससे कितनी दूरी पर मैं ऑब्जेक्ट को रखूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो यू लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाइए, ये मेरे को निकालना है। उसके बाद आगे देखेंगे, so that it forms an image at 15 centimeter from the lens, ठीक है। so that it forms an image at 15 centimeter from the lens, कॉन्केव लेंस है, हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाएगा। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज सेम साइड पर बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब 15 नहीं लेंगे, -15, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही बनेगी ना इमेज, तो ये कितना हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। मेरे पास f है, v है, और u का निकालूंगा बाई लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब जरा देखिए ये हुआ कि नहीं, इसमें क्या था कि 60 अभी देखते हैं। बाई यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v मतलब 1/-15 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/-15। हाँ जी, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, -1/15, ठीक है ना। इसमें साइन का बहुत ध्यान देना है। -1/u इज इक्वल टू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई, भाई 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 तो पॉजिटिव 1 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई -20, -1/20, इधर -1/u
और ये -1/15 पर क्या था, प्लस का 1/15 माइनस का 1/20 -1/15 और 20 का एलसीएम बोलो 60 15 4 जा 60 4 1 जा 4 माइनस 20 3 जा 60 3 1 जा 3 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/60 इस नेगेटिव साइन को इधर ले जाओ 1/u इज इक्वल टू -1/60 u कितना हो गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। अगर u पॉजिटिव आ जाए ना तब समझ लेना गड़बड़ करी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में ही रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज लेफ्ट -60 यही आता है। हाँ सर 4 बार किया ये क्वेश्चन बट बीच में 2 बार ही आंसर आए थे। अब मेरे को ये नहीं पता मैंने कौन सा बस सही इतना याद रखिए, चलिए कोई बात नहीं, इतना याद रखिए जब भी कॉन्केव लेंस होगा ना, कॉन्केव लेंस में इमेज हमारी वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी तो वी हमको नेगेटिव लेना है। मुझे लगता है गलती ये हुई होगी कि वी को पॉजिटिव ले लिया होगा, वही गड़बड़ हो गई होगी। हाँ मैंने 2 बार मतलब 4 बार किया ना तो 2 बार आया आंसर मेरे। हमेशा ये याद रखिए। प्लस रखा है कि माइनस रखा है। हाँ बिल्कुल, दोनों ही कर डाले। अब मेरे को याद नहीं मैंने सही वाला कौन सा लिख के रखा है। अब जरा ये देखते हैं, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। नंबर कब मिलेंगे? मैं कह रहा हूँ मार्क्स कब मिलेंगे इसके? पता नहीं सर। अब शायद स्कूल में ये तब होते हैं। अच्छा ये बताइए, मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, तो होता है h2/h1 और जो मिरर है ना, मिरर के केस में होता है -v/u और इस केस में +v/u, लेंस के केस में सीधा सीधा v/u। ठीक है, तो h2 निकालना है, h1 दे रखा है +5, यहाँ पर देखो +5, v अभी निकाला हमने -60। ठीक है, और u कितना है u -60 सॉरी, u निकाला है -60 और v कितना है -50। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 15 4 जा 15 15 4 जा 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे h2 × 4 यानी कि 4h2 और 5 × 1 तो h2 इज इक्वल टू 5/4 कितना 1.25 सेंटीमीटर। क्या ये सही है? जो आपने केसेस याद कर रहे हैं, कॉन्वेक्स के 6 केसेस थे, कॉन्केव के 2 केसेस थे, तो केसेस से इसको रिलेट करने की कोशिश जरूर करना। पहली चीज़ ये है कि h2 हमारा पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इमेज सीधी ही बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट सीधी बन रही है, ये समझ गए। अगर h2 नेगेटिव आता तो हमारी इमेज उल्टी बनती है, ऐसा इमेज उल्टी बनती है। h2 पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज हमारी सीधी बन रही है, पहली चीज़ ये। इसका मतलब ये चीज़ तो ठीक है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरा, कॉन्केव लेंस में कभी भी इमेज जो है वर्चुअल डायरेक्ट के साथ में लार्ज नहीं बनती, बड़ी नहीं बनती, छोटी ही बनती है, छोटी बन रही है। h1 5 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है, ये 1.25 है, बहुत छोटा रह गया। तो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल सही करा। ठीक है, दोनों केसेस ये हो गए। और कौन सा था? फिर ये लेंस वाला ही है, ये 3 नंबर का, ये 2 नंबर का था और ये 3 नंबर का आया। एक और नोट करें सभी बच्चे, ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई? बता दीजिए दोनों पार्ट्स इसके। यस सर क्लियर है। बाकी बच्चे बोले कोई डाउट हो तो बता दो कोई। यस सर। चलिए ठीक है, नोट करना एक क्वेश्चन है। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 5 मीटर दे रखा है इस बार। Convex lens has a focal length of 5 meter. Focal length of 5 meter. Full stop. If a real inverted image is to be formed by this lens, if a real inverted image is to be formed by this lens at a distance of 7 meter from the optical center, from the
कॉमा देन दो पार्ट्स हैं इसके. पार्ट ए, शो द कैलकुलेशन where the object should be placed. Where the object should be placed. B part है, draw a neatly labeled diagram of the image formation. Mention the part first. Mention in part first. हाँ जी, सबसे पहले बता दीजिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी. कॉन्वेक्स लेंस इज अ फोकल लेंथ ऑफ 5 मीटर. अब इसमें ये पार्ट कर रहा हूँ पहले, इसका फोकल लेंथ 5 मीटर दे रखा है तो प्लस 5 मीटर. ठीक है. इफ अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय दिस लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर. अब ये बताइए रियल और इन्वर्टेड इमेज, जैसे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कहाँ बन रही थी? लेफ्ट साइड में. ठीक है. कॉनकेव लेंस है उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है, तो वो कहाँ बन रही थी? लेफ्ट साइड में. तो इसलिए मैंने जानबूझकर वी की वैल्यू नेगेटिव ली. तो सीधी बात है, रियल और इन्वर्टेड जो है वो कहाँ बनेगी? राइट साइड में. राइट साइड में बनेगी तो वी को पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ? पॉजिटिव. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं? इफ अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय दिस लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. ये इस पर ध्यान मत देना, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. जितने भी डिस्टेंसेस हैं सब ऑप्टिकल सेंटर से ही निकाले जाते हैं, तो ये फालतू में लिख कर दिया. आप समझ जाइए ये इमेज डिस्टेंस दे रखा है 7 मीटर. रियल इन्वर्टेड है तो राइट साइड में बनेगी, यानी कि पॉजिटिव ही होगा. तो वी इज इक्वल टू प्लस का 7 मीटर. हो गया काम. शो विद द कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. ठीक है. तो यू निकालना है हमको. ठीक है. अब ये बताना यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव साइड नेगेटिव आएगा. ठीक है ना. यू हमेशा नेगेटिव आता है. ठीक है. और नहीं आता है नेगेटिव तो समझ जाना कुछ गड़बड़ हो गई है कैलकुलेशन में, प्लस माइनस का कुछ मिस्टेक हो गई. देखिए बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला अलग ही कहानी चल रही है. 1/b minus 1/u is equal to 1/f. 1/7 minus 1/u is equal to 1/5. ठीक है. मुझे 1/u वाला है, इसको तो लेफ्ट साइड में छोड़ दें. माइनस 1/u और इधर है 1/5 और प्लस 1/7 था इधर आकर माइनस 1/7. 5 और 7 का एलसीएम 35. 5 7 तो 35, 7 होता 7, 7 5 का 35, 5 होता 5. माइनस 1/u इज इक्वल टू 2/35. इसका नेगेटिव को इधर ले जाओ. 1/u is equal to minus 2/35. u is equal to minus 35/2. तो u हो गया माइनस का 17.5 मीटर. u की वैल्यू आ गई माइनस का 17.5 मीटर. समझ गए फिर? ठीक है. बस इतना ही पूछा था कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. सेकंड में कह रहे हैं ये कि आप इसका एक डायग्राम बनाकर दिखाइएगा. तो डायग्राम देखिएगा कैसे बनेगा इसका.
फास्ट है ना, हर बार एक ही रिमार्क दे रहा हूँ, टेस्ट में पे राइटिंग सुधार लो। सभी राइटिंग अच्छी बहुत सुंदर। देखूँगा अगला टेस्ट भी लूँगा कि तुम्हारा, तब देखूँगा इस बार अच्छे नंबर आएगा शायद ज़्यादा। चलो तो ये तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया। फोकल लेंथ जो है वो है 5 मीटर, तो 5 मैं इधर दिखा दूँगा यहाँ पर, ये हमारे पास एफ हो गया, ठीक है। और जब लेंस की बात करते हैं तो लेंस में फोकस जो है वो दो होते हैं, एक इस तरफ बनाएंगे और एक इस तरफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसको एफ बोलूँगा, इधर वाले को एफ डैश बोलूँगा। क्यों? पहले ये वाला सरफेस है, पहले ये वाला सरफेस है, तो इधर वाला फोकस पहले नहीं होगा, फिर ये वाला सरफेस है तो इधर वाला फोकस मेरे को बाद में होगा। इसको एफ बोलेंगे, इसका डबल हो गया 2f, ऐसे ही एफ डैश का डबल क्या हो जाएगा 2f डैश, ठीक है। ये फोकल लेंथ जो है ना वो तो है 5 और इमेज बन रहा है 7 मीटर का, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि फोकल लेंथ जो है वो 5 मीटर है, तो मैंने इधर बना लिया ऐसे 5, और इमेज ना एफ और 2f के बीच में बन रहा है, यानी कि 7 मीटर पर बन रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, नेगेटिव में 17.5 मीटर, तो ये 5 हो गया, 5 का डबल 10 हो गया, ठीक है। तो 10 का लगभग डबल से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखने वाला हूँ, थोड़ा दूर रखने वाला हूँ, ये हो गया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यस बियॉन्ड यू, यहाँ रख दिया। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगी, हम तो वही 2 रूल्स लेकर चलते हैं। पहला रूल क्या है कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो लेंस से टकराकर कहाँ से गुजरती है, बेटा फोकस से, ठीक है। तो ये तो फोकस से गुजरेगी, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे जानबूझकर, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली लाइट का डेविएशन नहीं होता, कुछ भी रिफ्रैक्शन नहीं होता उसमें, जैसे आई है वैसे ही सीधे सीधे गुजर जाएगी, ये, ठीक है। तो अब आप ये देखिए दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है रिफ्रैक्टेड रेज, तो यहाँ पर हमारा इमेज बन गया, इमेज कितनी दूरी पर बन गया 7 मीटर, ठीक है। और ज़रा आप स्केल वगैरह लेकर प्रॉपर्टी बना लो, ये हो गया ए बी ऑब्जेक्ट, और ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, 7 मीटर पर बन रही है, ये फोकल लेंथ हो गया। और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और दिखाना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिखाने के कितना है 17.5 मीटर। बताइए जी, सभी को क्लियर है? और कौन सा था बस ये असर्शन रीजनिंग वाले, देखिए असर्शन रीजनिंग वाले में जो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस तो चारों से ही भी मिलेंगे, ठीक है। मैं पहले ना क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दे देता हूँ, बताना भी आप लोग बताना, जरा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग बताना क्या सही है और क्या गलत है। ये नोट कर लिया सभी ने, बिठा दो। क्वेश्चन नंबर 7 में है assertion, your water is neither acidic nor basic. Reason therefore the pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions in it. Is inversely proportional
the concentration of hydrogen ions in it. ठीक है, देखिए 4 ऑप्शंस होते हैं इसमें, बोथ A and R are true, but R is correct explanation of assertion. पहला, दूसरा both A and R are true, but R is not the correct explanation of assertion. और C और D होता है A is true but R is false, A is false but R is true. तो जरा पहला बता दो, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये तो ट्रू है, सभी को क्लियर होगा। भाई प्योर वाटर ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। रीज़न जो है ये क्या दे रखा है, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। हम ये कहते हैं कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा एसिडिक है, वो कैसे पता चलता है कि उसका पीएच वैल्यू उतना ही कम होता चला जाएगा। जिसका पीएच 7 है वो तो न्यूट्रल हो गया, 7 से ज़्यादा जिसका पीएच है वो बेसिक, ठीक है, और 7 से कम जिसका पीएच है वो एसिडिक हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी पीएच की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ज़्यादा डेंजरस एसिड होता चला जाएगा। और जो जितना ज़्यादा डेंजरस एसिड, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा है, यानी कि पीएच की वैल्यू घटती जा रही है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये सही निकल रहा है, ये सही निकल रहा है। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, सुना तो सही। तो ये भी सही दे रखा है, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है क्या? ये कहेंगे इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है दोनों ट्रू। तो जो बी वाला है ना, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये सही, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी आएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बिल्कुल सही दे रखा है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि 7 से जितना कम होता चला जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो दे रखा है कि इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, प्योर वाटर की बात करी जाती है, ठीक है ना। प्योर वाटर में जरा सा अगर खाने वाला नमक मिला दिया तो एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अच्छा, नींबू पानी ये शिकंजी बनाई जाती है, एसिडिक या बेसिक? सही बताओ। क्योंकि उसमें नमक भी डाला है, ठीक है। कभी लगा है ऐसा कि शिकंजी पीने के बाद में जलन हो गई पेट में कुछ ज़्यादा? वैसा ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। और नींबू को ऐसे ही खा लो तो खट्टा आगे भी बंद हो जाएंगी, ठीक। और उसको ज़रा उसमें डालो पानी में और ज़रा सा नमक मिला दो, तब बनती है असली शिकंजी, ठीक है। तो नमक क्या करेगा, उसको बेसिक करेगा, और नींबू क्या करेगा, उसको एसिडिक करेगा। एसिड और बेस क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसर और न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगला देखो जरा। इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, एजर्शन दे रखा है इसका, मैं ए लिख रहा हूँ बस। इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान देना मिरर है इसका, लेंस नहीं है। अभी दोनों क्वेश्चन लेंस के करे थे, इस बार मिरर है। If a ray of light is incident on a convex mirror along its principal axis, then the angle of incidence, अब बता देना, ये ना आप बताना कि ये क्या है। then the angle of incidence, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा है then the angle of incidence as well as the angle of reflection for a ray of light will be 0। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल I and एंगल R is equal to 0। पहले तो ये बता दो कि ये ट्रू है क्या? बताओ सोच कर बताओ। मैं इनका डायग्राम बना के समझाऊंगा। अलोंग का मतलब साथ से, ठीक है। मतलब जो सुन नहीं रहे हो, पता नहीं क्या कहानी चल रही है, क्या समझा रहे हो, बताओ क्या समझा रहे हो? अच्छा, ये गलत है, तो तुमने मान लिया ये गलत है,
मैंने ना अलग ही कहानी चल रही है कुछ। देखो जरा इधर, पहली चीज़ तो ये है कि लेंस मत बना देना, मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होगा? कॉन्वेक्स, बल्जिंग आउट, कॉनकेव, केव, गुफा, गहरा, है ना? तो गहरा नहीं है, उसका उल्टा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब बल्जिंग आउट सरफेस। तो बल्जिंग आउट सरफेस ये वाला हमारा मिरर होगा, पीछे वाली सरफेस पर पेंट कर दिया जाता है। ये पीछे वाली सरफेस जो केव वाली, गहरी वाली सरफेस, उसका पेंट कर दिया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, आप देखो इसको क्या कहते हैं? हाँ, Hole. ठीक है। अब हमने क्या करा? द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही जा रही है, ऐसे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात। मिरर हो या लेंस हो, ये क्या होता है कि एक समझ लीजिए जैसे टेनिस की बॉल होती है ना, तो टेनिस की बॉल रबर की बनी है। ठीक है, अब वो रबर की बनी हुई कोई बॉल नहीं है, हमारे पास कांच की बनी हुई बॉल है, ट्रांसपेरेंट बॉल है। ठीक है, तो मैंने इसको कंप्लीट स्फीयर बना दिया। ये कंप्लीट स्फीयर बना दिया, और इस स्फीयर का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे और पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका जो आधा होता है दैट इज कॉल्ड एफ, फोकल लेंथ। और डिस्टेंसेस ऑफ मेजर फ्रॉम द पोल, तो सब पोल से मेजर करेगा। अच्छा, अब इसमें ना आपने एक चीज़ देखी थी कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को टकराती है, ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच भी करती है, तो वो कैसे चली जाती है? वो जिस रास्ते आई है ना, वो उसी रास्ते चुपचाप वापस लौट जाती है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही है, तो उसमें भाई जो आपका रिफ्लेक्शन है और जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, देन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अभी आपने सर्कल्स वाला चैप्टर नहीं करा है? सुनिए, अब आते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, अभी तक हमने जितने भी करे हैं लेंस के, मिरर के क्वेश्चन जितने भी करे हैं, उसमें कहीं बताना एंगल ऑफ इंसिडेंस करा है क्या? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर कहीं करा है क्या? कहीं नहीं करा। एंगल ऑफ इंसिडेंस करा है तो कहाँ पर करा है? प्लेन मिरर में करा है। ठीक है ना, और समझाया भी इसी तरीके से था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसी तरह से समझाया गया था। ये प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक लाइट रे स्ट्राइक करती है, तो जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितने पर रिफ्लेक्ट करती है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मुझे ये ढूंढना है कि जो इंसिडेंट रे आ रही है ना, वो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है। तो नॉर्मल किधर है? इस कर्व्ड सरफेस पर नॉर्मल कैसे बनाएं? कर्व्ड सरफेस पर नॉर्मल कैसे बनाएं? तो सुनिएगा क्या होता है कि जैसे ये एक सर्कल है ना हमारे पास, तो सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस का जो एंड पॉइंट है, रेडियस जहाँ पर टच कर रहा है वहाँ पर टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो जाती है ना, उसको कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। और रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब सुनिए, ये इंसिडेंट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड ही आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही है, तो क्या होगा कि इस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट बना लो, इस पॉइंट पर टेंजेंट बना लिया, ठीक है। और यहीं पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल। तो भाई इधर 90 डिग्री है तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो इंसिडेंट रे भी यही, परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल भी यही, तो दोनों के बीच में कुछ खुल ही नहीं रहा, ठीक है। जब दो लाइंस ऐसे एक के ऊपर एक पड़ी रहती हैं, जब वो खुलती हैं तभी तो एंगल बनता है, भाई खुल ही नहीं रही है, उसके अलाउंग ही है,
तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो है, तो हमारा जो एजर्शन है पूरी तरह से ठीक है। ठीक है, अब ये पूरी लंबी चौड़ी कहानी आपको याद नहीं रखनी, आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच करती है तो वही रे ऑफ लाइट जो रे ऑफ लाइट अप्रोच कर रही है नॉर्मल भी वही है, समझ गए, परपेंडिकुलर भी वही है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच करती है तो वो इंसिडेंट रे भी वही है, नॉर्मल भी वही है और रिफ्लेक्टेड रे भी वही है, दोनों वही है। तो इसमें रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी यहीं आ जाएगी क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच करती है। ये रूल हमने देखा था, लेकिन 10th लेवल पर उतना बताया नहीं जाता कि भाई आपको बस ये कह दिया जाता है कि आप इसको याद कर लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो रे ऑफ लाइट अप्रोच करेगी वो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते रिफ्लेक्टेड बैक अराउंड द सेम, बस ये रूल लिखवा दिया जाता है। वो क्यों है? वो इस वजह से है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइट रे अप्रोच करेगी, जैसे ये कर ली है तो ये रेडियस है और यहाँ पर आप एक टेंजेंट बना लें तो 90 डिग्री का एंगल बन गया ना, तो नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल अगर एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है तो दोनों के बीच में एंगल कुछ बन ही नहीं रहा है, यानी कि 0 डिग्री। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही तो कहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगी। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही लाइन पर पड़ी रहेंगी अगर लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही है, ये याद रहेगी, ये याद रखना सभी को, क्लियर है? ठीक है, तो रीज़न पूरी तरह, वो एजर्शन पूरी तरह से ठीक है। अब इसका रीज़न देखेंगे, रीज़न में देखते हैं क्या बताया है। A ray of light going towards the center of curvature is reflected back around the same path। मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब आर इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। A ray of light going towards the center of curvature is reflected back along the same path। तो इसका ए सही है। ये क्या है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीज़न है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना। तो इसमें ये हो जाता है कि जैसे ये आया कि भाई यहाँ से ये रे ऑफ लाइट आई है, ठीक है, और इसी रास्ते ये वापस लौट रही है, ठीक है। तो जब ये इसी रास्ते वापस लौट रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंसिडेंट रे है वही रिफ्लेक्टेड रे है, और दोनों का कुछ एंगल बन ही नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, तो जीरो है। ये ऑप्शन तुमने क्या किया? और लिखें डिफ्यूजन। ऑनलाइन वालों को क्लियर है, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर की तरफ अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जाती है ना तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा जीरो ही होता है। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, आपको बस सीधा सीधा ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा आपसे डीप में नहीं पूछा जाएगा। इसमें assumption देखो, diffusion does not meet high energy requirements। Requirements of multicellular organisms। पहला बताइए, पहला ठीक है क्या? डिफ्यूजन डज नॉट मीन हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है? टॉपिक कौन सा है? हाँ नहीं, बायो का तो वो तो समझ गए,
ठीक है, लेकिन टॉपिक कौन सा है उसमें? लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में क्या? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो शायद नहीं? और रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन का भी समझाता हूँ, रीज़न देखो जरा इसका। डिफ्यूजन इज अ फास्ट प्रोसेस बट अकर्स एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। सरफेस ऑफ द बॉडी। पहला तो बिल्कुल ट्रू है। क्या है? डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है कि जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं ना, रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो जो हम पहली चीज़ तो जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में अंतर है। ब्रीदिंग का मतलब तो इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो ये होता है। रेस्पिरेशन में क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाए और हर एक सेल में जो प्रोसेस है ना डाइजेशन वाला वो चलता है। तो रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों लिंक्ड है आपस में, ठीक है। अब क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम मल्टी सेलुलर, हमारी बॉडी के अंदर एक सेल थोड़ी है, बहुत सारे सेल्स हैं। तो इसमें ये होता है कि जो हमारी स्किन है ना, हमारी स्किन भी रेस्पायर करती है। हमारा जो स्किन है, स्किन पर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू भी ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि क्योंकि हम जो ऑर्गेनिज्म है एज एन ऑर्गेनिज्म हम बहुत बड़े हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बिग ऑर्गेनिज्म का मतलब हाथी ही होगा जिसका साइज़ बहुत बड़ा है। सेल्स की बात करी जाएगी कि सेल्स कितने हैं, मिलियंस बिलियंस सेल्स हैं बॉडी के अंदर, ठीक। तो डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो काम डिफ्यूज़न से नहीं हो पाता हमारा कि डिफ्यूज़न से थोड़ा थोड़ा हम ऑक्सीजन लेते रहें स्किन के थ्रू, है ना, और स्किन हमारी अलाइव रहेगी। नहीं, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, हमको सांस लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो हमारी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता डिफ्यूजन, पहली चीज़। दूसरा, डिफ्यूजन इज अ फास्ट प्रोसेस बट अकर्स एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, ये गलत है, ये गलत है। डिफ्यूजन जो है पहली चीज़ तो ये है कि फास्ट प्रोसेस नहीं है, स्लो प्रोसेस है। दूसरा जो है सरफेस ऑफ द बॉडी, ये मान लिया कि ये सरफेस ऑफ द बॉडी पर एक्ट करता है, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन डिफ्यूजन इज अ फास्ट प्रोसेस, ये गलत है, स्लो है प्रोसेस, ठीक है ना। आप अगरबत्ती इस रूम में जलाएंगे ना तो आखिरी रूम तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, पहुँचेगा, लेकिन इतना फास्ट नहीं है कि वो बहुत जल्दी पहुँचे, ठीक है। तो ये हमारा जो है, तुमने ये कर रखा है इसका A is true but R is false, मेरे हिसाब से ये है इसका, ठीक है। बस ये और कुछ अच्छा मेरे को ये बता दीजिए कि साइंस में चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना था, बता दीजिए। देखिए मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, करने तो सारे ही चैप्टर्स, मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। फिलहाल कौन सा शुरू करें, या तो मेटल एंड नॉन मेटल, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी करना है। मैं बता रहा हूँ पहले कौन सा करना है, करने तीनों ही हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मेटल नॉन मेटल, इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों के एक चैप्टर बता दिए ना, बताइए। मेटल नॉन मेटल करने में 4 बच्चों ने बोल दिया, ठीक है। तो पहले मेटल नॉन मेटल करेंगे स्टार्ट। केमिस्ट्री के नोट सभी के पास है ना, ठीक है, चलिए जी, ठीक है। फिर आज इतना ही कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास से करवा दूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।